वेलकम टू सी शिक्षा मैड इन सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का हम लोग लास्ट चैप्टर 15 चैप्टर संचार के बारे में। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने संचार तंत्र के बारे में जाने थे जो कि मॉड्यूलन के बेस में था। अब आगे उसी कंटेंट को आगे क्लियर करते हैं। ठीक है, जब श्रव्य आवृत्ति तरंगों को जब श्रव्य आवृत्ति तरंगों के यहाँ से देखिए जब श्रव्य आवृत्ति तरंगों या मॉड्यूलक सिग्नलों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि मॉड्यूलित तरंग का आयाम मॉड्यूलक सिग्नल के आयाम का रैखिक फलन हो, तो इस प्रकार के मॉड्यूलन को आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। क्या मॉड्यूलन कहते हैं? आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। ठीक है, तो जब श्रव्य आवृत्ति तरंगों जिसको मॉड्यूलक सिग्नल कहते हैं, मॉड्यूलक सिग्नल को वाहक तरंगों के साथ वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है। इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि मॉड्यूलित तरंग का मॉड्यूलित तरंग का आयाम मॉड्यूलक सिग्नल के आयाम का रैखिक फलन हो। आयाम का रैखिक फलन हो तो इस प्रकार के मॉड्यूलन को आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, जब श्रव्य आवृत्ति तरंग को मॉड्यूलक सिग्नल को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि मॉड्यूलित तरंग का आयाम मॉड्यूलक सिग्नल के आयाम का रैखिक फलन हो, तो इस प्रकार के मॉड्यूलन को आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। इस प्रकार के मॉड्यूलन को क्या कहते हैं? आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। ठीक है, तो जब इस कंटेंट को हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं कि जब श्रव्य आवृत्ति तरंगों का मॉड्यूलक सिग्नल को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि मॉड्यूलित तरंग का आयाम मॉड्यूलक सिग्नल के आयाम का रैखिक फलन हो तो इस प्रकार के मॉड्यूलन को आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। तो इस प्रकार के मॉड्यूलन को आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। ठीक है, तो जब श्रव्य आवृत्ति तरंगों का मॉड्यूलक सिग्नलों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि मॉड्यूलित तरंग का आयाम मॉड्यूलक सिग्नल के आयाम का रैखिक फलन हो तो इस प्रकार के मॉड्यूलन को आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। ठीक है, और इस कंटेंट को आगे हम लोग बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास आता है जब श्रव्य आवृत्ति तरंगों को जो कि मॉड्यूलक सिग्नल के बेस से होता है, जो कि किसके बेस से होता है? मॉड्यूलन सिग्नल के बेस में होता है, को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित करते हैं। इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि वाहक तरंगों का आयाम मॉड्यूलक सिग्नल के ताक्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित होता है, तो इस प्रकार के मॉड्यूलन को आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। तो इस प्रकार के मॉड्यूलन को क्या कहते हैं? आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। तो इस प्रकार के मॉड्यूलन को क्या कहते हैं? आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। ठीक है, तो जब
जब श्रव्य आवृत्ति तरंगों को मॉड्यूलन सिग्नलों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि वाहक तरंगों का आयाम मॉड्यूलक सिग्नल के ताक्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित होता है, तो इस प्रकार के मॉड्यूलन को आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। तो इस प्रकार के मॉड्यूलन को क्या कहते हैं? आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। तो इस प्रकार के मॉड्यूलन को क्या बोलते हैं? आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। तो इस प्रकार के मॉड्यूलन को क्या बोलते हैं? आयाम मॉड्यूलन बोलते हैं। क्लियर? तो जब श्रव्य आवृत्ति तरंगों के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के बेसिस पे होता है और किस किस एकरोडिंग में होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के एकरोडिंग में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये किस किस के बेसिस पे होगा और किस किस कंटेंट के अनुसार होगा, ये सारे चीज़ को अगर हम लोग इस हिसाब से देखते हैं कि हमारे पास ये किस किस कंटेंट के बेसिस पे होगा और किस किस कंटेंट के एकरोडिंग होगा, तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के एकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि भाई ये किस किस के एकॉर्डिंग में आएगा और किस किस के बेसिस में आते जाएगा। क्लियर? तो जब श्रव्य आवृत्ति तरंगों को मॉड्यूलक सिग्नल को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि मॉड्यूलित तरंग का आयाम मॉड्यूलक सिग्नल के आयाम का रैखिक फलन हो, तो इस प्रकार के मॉड्यूलन को आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। तो इस प्रकार के मॉड्यूलन को आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। तो इस प्रकार के मॉड्यूलन को आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। तो जब श्रव्य आवृत्ति तरंगों को मॉड्यूलक सिग्नलों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि मॉड्यूलित तरंग का आयाम मॉड्यूलक सिग्नल के आयाम का रैखिक फलन हो, तो इस प्रकार के मॉड्यूलन को आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। जब श्रव्य आवृत्ति तरंगों का मॉड्यूलन सिग्नलों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि वाहक तरंगों का आयाम मॉड्यूलक सिग्नल के ताक्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित होता है, तो इस प्रकार के मॉड्यूलन को आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। तो इस प्रकार के मॉड्यूलन को आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। जब श्रव्य आवृत्ति तरंगों का मॉड्यूलन सिग्नलों के वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि वाहक तरंगों का आयाम मॉड्यूलक सिग्नल के ताक्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित होता है, तो इस प्रकार के मॉड्यूलन को आयाम मॉड्यूलन कहते हैं, ठीक है। जब श्रव्य आवृत्ति तरंगों का, अब यहाँ पर जब हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं कि जब श्रव्य आवृत्ति तरंगों का जब श्रव्य आवृत्ति तरंगों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित किया जाता है, इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है, इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि वाहक तरंगों का आयाम मॉड्यूलक सिग्नल के ताक्षणिक मान के बराबर ताक्षणिक मान के बराबर या ताक्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार के मॉड्यूलन को मॉड्यूलन को आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। तो इस प्रकार के मॉड्यूलन को आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। तो इस प्रकार के मॉड्यूलन को आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। क्लियर? तो जब श्रव्य आवृत्ति तरंगों को
तरंगों को मॉडुलक सिग्नल को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि मॉडुलित तरंग का आयाम मॉडुलक सिग्नल के आयाम का रैखिक फलन हो, तो इस प्रकार के मॉडुलन को आयाम मॉडुलन कहते हैं। जब श्रव्य आवृत्ति तरंगों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि वाहक तरंगों का आयाम मॉडुलक सिग्नल के तात्क्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित होता है, तो इस प्रकार के मॉडुलन को आयाम मॉडुलन कहते हैं। तो जब भी एग्जाम में आता है भाई आप लोग पास कि आयाम मॉडुलन क्या होता है, तो आयाम मॉडुलन के बेस पे आप लोग ये सारे चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये किस किस के बेसिस पे होता है, किस किस कंटेंट के एक रीडिंग में होता है। तो जब श्रव्य आवृत्ति तरंगों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि मॉडुलित तरंग का आयाम मॉडुलक सिग्नल के आयाम का रैखिक फलन हो, तो इस प्रकार के मॉडुलन को आयाम मॉडुलन कहते हैं। जब श्रव्य आवृत्ति तरंगों का मॉडुलक सिग्नलों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि वाहक तरंगों का आयाम मॉडुलक सिग्नल के तात्क्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित होते जाता है, तो इस प्रकार के मॉडुलन को आयाम मॉडुलन कहते हैं। इस प्रकार के मॉडुलन को क्या बोलते हैं, आयाम मॉडुलन कहते हैं। तो जब श्रव्य आवृत्ति तरंगों को मॉडुलक सिग्नलों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि मॉडुलित तरंग का आयाम मॉडुलक सिग्नल के आयाम का रैखिक फलन हो, तो इस प्रकार के मॉडुलन को आयाम मॉडुलन कहते हैं। तो इस प्रकार के मॉडुलन को आयाम मॉडुलन कहते हैं। तो इस प्रकार के मॉडुलन को आयाम मॉडुलन कहते हैं जब श्रव्य आवृत्ति तरंगों का मॉडुलक सिग्नलों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि मॉडुलित तरंग का आयाम मॉडुलक सिग्नल के आयाम का रैखिक फलन हो, तो इस प्रकार के मॉडुलन को आयाम मॉडुलन कहते हैं। अथवा जब श्रव्य आवृत्ति तरंगों को मॉडुलन सिग्नलों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि वाहक तरंगों का आयाम मॉडुलक सिग्नल के तात्क्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित होता है, तो इस प्रकार के मॉडुलन को आयाम मॉडुलन कहते हैं। ठीक है, अब आवृत्ति मॉडुलन के बारे में जानते हैं भाई। आवृत्ति मॉडुलन क्या होता है, ठीक है, आवृत्ति मॉडुलन के बारे में हम लोग जानते हैं। आवृत्ति मॉडुलन क्या होता है, इस प्रकार के मॉडुलन में ई और डी को नियत रखकर वाहक तरंग की आवृत्ति में मॉडुलक सिग्नल की आवृत्ति के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। तो आवृत्ति मॉडुलन में देखते हैं कि इस प्रकार के मॉडुलन में ई तथा डी को नियत रख कर वाहक तरंगों की आवृत्ति में मॉडुलक सिग्नल की आवृत्ति के अनुसार परिवर्तन कराया जाता है। क्या कराया जाता है भाई, परिवर्तन कराया जाता है। तो इस प्रकार के मॉडुलन में ई और डी को नियत रखकर वाहक तरंग की आवृत्ति में मॉडुलक सिग्नल की आवृत्ति के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। तो इस प्रकार के मॉडुलन में ई और डी को नियत रखकर वाहक तरंग की आवृत्ति में मॉडुलक सिग्नल की आवृत्ति के अनुसार परिवर्तन कराया जाता है। क्या कराया जाता है, परिवर्तन कराया जाता है। क्या कराया जाता है, परिवर्तन कराया जाता है। जब मॉडुलक सिग्नलों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि मॉडुलित तरंग की आवृत्ति मॉडुलक सिग्नल के आयाम का रैखिक फलन हो, तो इस प्रकार के मॉडुलन को आवृत्ति मॉडुलेशन कहते हैं। इस प्रकार के मॉडुलन को क्या कहते हैं, आवृत्ति मॉडुलेशन कहते हैं। और जब मॉडुलक सिग्नलों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि मॉडुलित तरंग की आवृत्ति मॉडुलक सिग्नल के आयाम का रैखिक फलन हो, तो इस प्रकार के मॉडुलन को आवृत्ति मॉडुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति मॉडुलेशन कहते हैं। तो आवृत्ति मॉडुलन के बारे में हम लोग इस चीज को जानते हैं भाई। आवृत्ति मॉडुलन के बारे में इस चीज को जानते हैं। इस प्रकार के मॉडुलन में इस प्रकार के मॉडुलन में ई और डी को नियत रखकर वाहक तरंग की आवृत्ति में मॉडुलक सिग्नल की आवृत्ति के अनुसार
अनुसार परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। परिवर्तन किया जाता है जब मॉडुलक सिग्नल को जब मॉडुलक सिग्नल को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित किया जाता है। इस प्रकार अध्यारोपित किया जाता है। इस प्रकार अध्यारोपित किया जाता है कि माडुलित तरंग की आवृत्ति मॉडुलक सिग्नल के आयाम का रैखिक फलन हो तो इस प्रकार के मॉडुलन को इस प्रकार के मॉडुलन को आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहते हैं। आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहते हैं। आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन इस प्रकार के मॉडुलन में ई व डी को नियत रखकर वाहक तरंगों की आवृत्ति में मॉडुलक सिग्नल की आवृत्ति के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। और जब मॉडुलक सिग्नल को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित किया जाता है कि मॉडुलित तरंग की आवृत्ति मॉडुलक सिग्नल के आयाम का रैखिक फलन हो तो इस प्रकार के मॉडुलन को आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहते हैं। आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि आवृत्ति मॉडुलन को, ठीक है, कि इस प्रकार के मॉडुलन में ई और डी को नियत रखकर वाहक तरंग की आवृत्ति में मॉडुलक सिग्नल की आवृत्ति के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। और जब मॉडुलक सिग्नलों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि मॉडुलित तरंग की आवृत्ति मॉडुलक सिग्नल के आयाम का रैखिक फलन हो तो इस प्रकार के मॉडुलन को आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहते हैं। आवृत्ति मॉडुलन इस प्रकार के मॉडुलन में ई और डी को नियत रखकर वाहक तरंग की आवृत्ति में मॉडुलक सिग्नल की आवृत्ति के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। जब मॉडुलक सिग्नलों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि मॉडुलित तरंग की आवृत्ति मॉडुलक सिग्नल के आयाम का रैखिक फलन हो तो इस प्रकार के मॉडुलन को आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो ये आप लोगों का आवृत्ति मॉडुलन जब आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा तो क्या बोलोगे भाई कि इस प्रकार के मॉडुलन में ई और डी को नियत रखकर वाहक तरंग की आवृत्ति में मॉडुलक सिग्नल की आवृत्ति के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। जब मॉडुलक सिग्नलों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि मॉडुलित तरंग की आवृत्ति मॉडुलक सिग्नल के आयाम का रैखिक फलन हो तो इस प्रकार के मॉडुलन को आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो आवृत्ति मॉडुलन के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि इस प्रकार के मॉडुलन में ई और डी को नियत रखकर वाहक तरंग की आवृत्ति में मॉडुलक सिग्नल की आवृत्ति के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। जब मॉडुलक सिग्नलों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि मॉडुलित तरंग की आवृत्ति मॉडुलक सिग्नल के आयाम का रैखिक फलन हो तो इस प्रकार के मॉडुलन को आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कला मॉडुलन। कला मॉडुलन को ये पूछता है भाई एग्जाम में, भाई कला मॉडुलन क्या होता है। ठीक है, तो इस कला मॉडुलन को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं कि कला मॉडुलन किसके बेस पे होता है। ठीक है, कला मॉडुलन कला मॉडुलन। ठीक है, इस प्रकार
प्रकार मॉडुलन में ई और सी को नियत रखकर वाहक तरंग की कला में मॉडुलक सिग्नल की कला के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। ठीक है। तो कला मॉडुलन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि इस प्रकार के मॉडुलन में कला मॉडुलन के बेस में देखते हैं फेस मॉडुलेशन के बेस में कि इस प्रकार के मॉडुलन में ई और सी को नियत रखकर वाहक तरंग की कला में मॉडुलक सिग्नल की कला के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार मॉडुलन में ई और सी को नियत रखकर वाहक तरंग की कला में मॉडुलक सिग्नल की कला के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है? 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 परिवर्तन किया जाता है। जब मॉडुलक सिग्नल को वाहक तरंगों के साथ जब मॉडुलक सिग्नल को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित किया जाता है, इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है, अध्यारोपित कराया जाता है कि मॉडुलित तरंग की कला मॉडुलक सिग्नल के आयाम का रैखिक फलन हो, के आयाम का रैखिक फलन हो तो इस प्रकार के मॉडुलन को इस प्रकार के मॉडुलन को कला मॉडुलन कहते हैं। कला मॉडुलन कहते हैं। इसमें मॉडुलित तरंग के आयाम तथा आवृत्ति वाहक तरंग के आयाम तथा
तथा आवृत्ति के समान होते हैं। कला माडुलन। इस प्रकार के माडुलन में ई और सी को नियत रखकर वाहक तरंगों की कला में माडुलक सिग्नल की कला के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार माडुलन में ई और सी को नियत रखकर वाहक तरंग की कला में माडुलक सिग्नल की कला के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। जब माडुलक सिग्नलों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि माडुलित तरंग की कला माडुलक सिग्नल के आयाम का रैखिक फलन हो, तो इस प्रकार के माडुलन को कला माडुलन कहते हैं। इसमें माडुलित तरंग के आयाम तथा आवृत्ति तथा वाहक तरंग के आयाम तथा आवृत्ति क्या होते हैं? एक समान होते हैं। ये सारे क्या होते हैं भाई? एक समान होते हैं। ठीक है। जब माडुलक सिग्नल को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार करते हैं, ठीक है, जब माडुलन सिग्नलों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है। ठीक है, जब माडुलन सिग्नल को, ठीक है, जब माडुलन सिग्नलों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है। इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि वाहक तरंगों की कला माडुलन सिग्नल के तात्क्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार के माडुलन को कला माडुलन कहते हैं। कला माडुलन कहते हैं। तो इस प्रकार के माडुलन को कला माडुलन कहते हैं। ठीक है। जब माडुलन सिग्नलों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि वाहक तरंगों की कला माडुलन सिग्नल के तात्क्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित होती है, तो इस प्रकार के माडुलन को कला माडुलन कहते हैं। ठीक है। जब माडुलन सिग्नलों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि वाहक तरंगों की कला माडुलन सिग्नल के तात्क्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित होती है, तो इस प्रकार के माडुलन को कला माडुलन कहते हैं। तो इस प्रकार के माडुलन को क्या बोला जाता है भाई? कला माडुलन बोला जाता है। ठीक है। तो जब भी आप लोग पूछा जाता है कि कला माडुलन क्या होता है, किसके बेसिस होता है, तो जब माडुलन सिग्नलों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित कराया जाता है कि वाहक तरंगों की कला माडुलन सिग्नल के तात्क्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित होती है, तो इस प्रकार के माडुलन को कला माडुलन कहते हैं। ठीक है। अब आयाम माडुलन के लाभ, इसमें क्या क्या लाभ होता है भाई? इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि आयाम माडुलन के बेस से हमारे पास क्या क्या लाभ होते हैं और किस किस के बेसिस में होते जाते हैं। ये सारे लाभ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं भाई? देखते चले जाते हैं कि किस किस कंटेंट के अनुसार होगा, किस किस के बेसिस के अनुसार होगा। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के अनुसार होगा और किस किस के बेसिस पे होगा। क्लियर? तो चलिए, इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को देखते हैं। आयाम माडुलन के लाभ, आयाम माडुलन के लाभ के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। इसके लिए प्रयुक्त वाहक तरंगों की आवृत्तियां कम 0.05 से 20 मेगाहर्ट्ज की होती है। इसके प्रेषित एवं अभिग्राही उपकरण सरल एवं सस्ते होते हैं और इस माडुलन की विधि आसान होती है। इसके प्रेषित एवं अभिग्राही उपकरण सरल एवं सस्ते होते हैं। इसके लिए प्रयुक्त वाहक तरंग की आवृत्तियां
कम होती है, मतलब 0.5 से 20 मेगाहर्ट्ज की होती है। तो आयाम मॉडुलन के लाभ के बेस से आप लोग पूछा जाएगा, तो इसके लिए प्रयुक्त वाहक तरंग की आवृत्तियाँ कम 0.5 से 20 मेगाहर्ट्ज की होती है। इसके प्रेषित एवं अभिग्राही उपकरण सरल एवं सस्ते होते हैं। इस मॉडुलन की विधि क्या होती है? बहुत ही आसान होती है। अब आयाम मॉडुलन के दोष को देखते हैं भाई, कि आयाम मॉडुलन के क्या क्या दोष होते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। तो आयाम मॉडुलन के दोष को हम लोग यहाँ से देखते हैं, आयाम मॉडुलन के क्या क्या दोष होते हैं। ठीक है, तो चलिए, आयाम मॉडुलन के निम्न दोष होते हैं। 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 क्या क्या दोष होते हैं भाई, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास जो चीज़ होता है, आयाम मॉडुलन में निम्न दोष होते हैं। पहला, दक्षता इफिशियंसी कम होती है। पहला क्या होती है भाई? दक्षता इफिशियंसी कम होती है। पहला जो चीज़ होती है वो होती है दक्षता। ठीक है, दक्षता कम होती है। पहला जो होती है वो होती है इफिशियंसी, दक्षता कम होती है। पहला क्या होती है? दक्षता कम होती है। आयाम मॉडुलित तरंग में मॉडुलक सिग्नल, आयाम मॉडुलित तरंग में, आयाम मॉडुलित तरंग, देखिए दक्षता कम होती है, दक्षता कम होती है, दक्षता कम होती है। आयाम मॉडुलित तरंग में, आयाम मॉडुलित तरंग में, आयाम मॉडुलित तरंग में, मॉडुलित तरंग में मॉडुलक सिग्नल, मॉडुलक सिग्नल, मॉडुलक सिग्नल केवल, मॉडुलक सिग्नल, सिग्नल केवल पार्श्व बैंड में ही, पार्श्व बैंड में ही, पार्श्व बैंड में ही, पार्श्व बैंड में ही निहित होता है, निहित होता है। अतः पार्श्व बैंड में, अतः पार्श्व बैंड में, अतः पार्श्व बैंड में, अतः पार्श्व बैंड में निहित शक्ति ही, निहित शक्ति ही उपयोगी शक्ति होती है, उपयोगी शक्ति होती है, उपयोगी शक्ति होती है, उपयोगी शक्ति होती है। 100% मॉडुलन होने पर, 100% मॉडुलन होने पर, 100% मॉडुलन होने पर भी उपयोगी शक्ति कुल शक्ति की 1/3 होती है, 1/3 होती है। ठीक है, तो आयाम मॉडुलन में निम्न दोष होते हैं। पहला दोष के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखें कि इसकी दक्षता कम होती है। आयाम मॉडुलित तरंग में मॉडुलक सिग्नल केवल पार्श्व बैंड में ही निहित होता है, अतः पार्श्व बैंड में निहित शक्ति ही उपयोगी शक्ति होता है। ठीक है, तो पहला देखते हैं आयाम मॉडुलन के दोष। आयाम मॉडुलन में निम्न दोष होते हैं, दक्षता कम होती है। आयाम मॉडुलित तरंग में मॉडुलक सिग्नल केवल पार्श्व बैंड में ही निहित होता है, अतः पार्श्व बैंड में निहित शक्ति ही उपयोगी शक्ति होती है। 100% मॉडुलन होने पर भी उपयोगी शक्ति
शक्ति कुल शक्ति की 1/3 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आयाम मॉडुलन के दोष, आयाम मॉडुलन के दोष को देख रहे हैं कि आयाम मॉडुलन के निम्न दोष होते हैं। पहला, दक्षता कम होती है। आयाम मॉडुलित तरंग में मॉडुलक सिग्नल के केवल पार्श्व, मॉडुलक सिग्नल के केवल पार्श्व, मॉडुलक सिग्नल के केवल पार्श्व बैंड में ही निहित होता है। बैंड में ही क्या होता है? निहित होता है, बैंड में ही निहित होता है। अतः पार्श्व बैंड में निहित शक्ति, अतः पार्श्व बैंड में निहित शक्ति ही उपयोगी शक्ति होती है, उपयोगी शक्ति होती है। अतः पार्श्व बैंड में ही निहित शक्ति ही उपयोगी शक्ति होती है। 100% मॉडुलन होने पर, 100% मॉडुलन होने पर, 100% मॉडुलन होने पर भी उपयोगी शक्ति कुल शक्ति की 1/3 होती है। कुल शक्ति की क्या होती है? 1/3 होती है। कुल शक्ति की क्या होती है भाई? 1/3 होती है। कुल शक्ति की क्या होती है? 1/3 होती है। आयाम मॉडुलन में निम्न दोष होते हैं। दक्षता कम होती है। आयाम मॉडुलित तरंग में मॉडुलक सिग्नल के केवल पार्श्व बैंड में ही निहित होता है। अतः पार्श्व बैंड में निहित शक्ति ही उपयोगी शक्ति होती है, उपयोगी शक्ति होती है। 100% मॉडुलन होने पर भी उपयोगी शक्ति कुल शक्ति की 1/3 होती है। ठीक है, तो पहला इफिशियंसी, दक्षता, दक्षता इसकी क्या होती है भाई? दक्षता बहुत ही क्या होती है? कम होती है। आयाम मॉडुलित तरंग में मॉडुलक सिग्नल केवल पार्श्व बैंड में ही निहित होता है। अतः पार्श्व बैंड में निहित शक्ति ही उपयोगी शक्ति होती है। 100% मॉडुलन होने पर भी उपयोगी शक्ति कुल शक्ति की 1/3 होती है। कुल शक्ति की क्या होती है? 1/3 होती है। तो दक्षता कम होती है। आयाम मॉडुलित तरंग में मॉडुलक सिग्नल केवल पार्श्व बैंड में ही निहित होता है। अतः पार्श्व बैंड में निहित शक्ति ही उपयोगी शक्ति होती है। 100% मॉडुलन होने पर भी उपयोगी शक्ति कुल शक्ति की 1/3 होती है। तो दक्षता कम होती है। आयाम मॉडुलित तरंग में मॉडुलक सिग्नल केवल पार्श्व बैंड में ही निहित होता है। अतः पार्श्व बैंड में निहित शक्ति ही उपयोगी शक्ति होती है। 100% मॉडुलन होने पर भी उपयोगी शक्ति कुल शक्ति की 1/3 होती है। तो जब भी आप लोगों को पूछा जाएगा कि आयाम मॉडुलन के दोष क्या होते हैं, तो आयाम मॉडुलन के निम्न दोष होते हैं भाई। पहला कंटेंट, दक्षता कम होती है। दूसरा, आयाम मॉडुलित तरंग में मॉडुलक सिग्नल केवल पार्श्व बैंड में निहित होता है। अतः पार्श्व बैंड में निहित शक्ति ही उपयोगी शक्ति होता है। 100% मॉडुलन होने पर भी उपयोगी शक्ति कुल शक्ति की 1/3 होती है, 1/3 होती है। तो ये पहला क्वेश्चन के बेस हो जाएगा। और दूसरा के बेस में हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? आयाम मॉडुलित तरंग शोर युक्त होता है। आयाम मॉडुलित तरंग शोर युक्त होता है। आयाम मॉडुलित तरंग शोर युक्त होता है। किसी सिग्नल में अवांछनीय सिग्नल की, किसी सिग्नल में अवांछनीय सिग्नल की, किसी सिग्नल में अवांछनीय सिग्नल की उपस्थिति की शोर कहते हैं। उपस्थिति को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। वायुमंडलीय और अन्य वैद्युतीय व्यवधानों के कारण, वायुमंडलीय और अन्य वैद्युतीय व्यवधानों के कारण आयाम मॉडुलित अभिग्राहियों में, आयाम मॉडुलित अभिग्राहियों में मूल आयाम मॉडुलित तरंग के, मूल आयाम मॉडुलित तरंग के, मूल आयाम मॉडुलित तरंग के साथ कई अवांछनीय सिग्नल भी सम्मिलित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सम्मिलित हो जाते हैं। तो जब आयाम मॉडुलित तरंग शोर युक्त होता है, जब आयाम मॉडुलित तरंग क्या होता है? शोर युक्त होता है तथा किसी सिग्नल में अवांछनीय सिग्नल की उपस्थिति को हम लोग शोर कहते हैं, जो कि वायुमंडलीय और अन्य वैद्युतीय व्यवधानों के कारण आयाम मॉडुलित अभिग्राहियों में मूल आयाम मॉडुलित तरंग के साथ कई अवांछनीय सिग्नल में क्या होता है? सम्मिलित हो जाता है भाई। कई अवांछनीय सिग्नलों में क्या हो जाता है? यह सम्मिलित हो जाता है। तो आयाम मॉडुलन के दोष में हम लोग दो चीज़ को देखते हैं कि इसकी दक्षता कम होती है। आयाम मॉडुलित तरंग में मॉडुलक सिग्नल केवल पार्श्व बैंड में ही निहित होता है। अतः पार्श्व बैंड में निहित शक्ति उपयोगी शक्ति होती है। 100% मॉडुलन होने पर भी उपयोगी शक्ति कुल शक्ति की 1/3 होती है। आयाम मॉडुलित तरंग शोर युक्त होता है। किसी सिग्नल में अवांछनीय सिग्नल की उपस्थिति को शोर कहते हैं। वायुमंडल और अन्य वैद्युतीय व्यवधानों के कारण आयाम मॉडुलित अभिग्राहियों में मूल आयाम मॉडुलित तरंग के साथ कई अवांछनीय सिग्नल में भी क्या हो जाते हैं? सम्मिलित हो जाते हैं। तीसरा देखते हैं भाई, प्रसारण परास। तीसरा जो कंटेंट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है भाई। ठीक है, थर्ड इसके दोष के बेस पे आएगा। तो ये सारी चीज़ को आप लोगों को लिखना रहेगा भाई। प्रसारण परास कम होती है। अगला देखते हैं, प्रसारण परास कम होती है। इसमें देखते हैं प्रसारण परास कम होती है। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं? प्रसारण परास कम होती है। प्रसारण परास कम होती है, कम होती है। ठीक है, उपयोगी शक्ति कम होने के कारण इस सिग्नल को, उपयोगी शक्ति कम होने के कारण, दूसरा उपयोगी
शक्ति कम होने के कारण उपयोगी शक्ति कम होने के कारण इस सिग्नल को अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता। अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो प्रसारण प्रयास कम होती है। इसमें देखिए प्रसारण प्रयास क्या होती है, कम होती है भाई। प्रसारण प्रयास क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो प्रसारण प्रयास इसमें क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो उपयोगी शक्ति कम होने के कारण इसमें देखिए उपयोगी शक्ति क्या होती है, बहुत कम होने के कारण प्रसारण प्रयास कम होती है। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है, किस किस के बेसिस में होता है। ठीक है, तो प्रसारण प्रयास कम होती है, इसकी प्रसारण प्रयास क्या होती है, बहुत ही कम होती है। उपयोगी शक्ति के अनुसार प्रसारण प्रयास कम होती है। उपयोगी शक्ति कम होने के कारण इस सिग्नल को अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता। अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता। प्रसारण प्रयास कम होती है। प्रसारण प्रयास क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इसमें प्रसारण प्रयास कम होती है। उपयोगी शक्ति कम होने के कारण इस सिग्नल को अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता। तो प्रसारण प्रयास कम होती है। उपयोगी शक्ति कम होने के कारण इस सिग्नल को अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता। तो प्रसारण प्रयास इसकी क्या होती है भाई, बहुत कम होती है। उपयोगी शक्ति कम होने के कारण इस सिग्नल को अधिक दूरी तक हम लोग इसको प्रसारित नहीं कर सकते भाई। अधिक दूरी तक इसको प्रसारित हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के अनुसार से आपके पास जो जो कंटेंट आएगा और जिसके भी बेसिस पे आएगा वो सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो उस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोग देखते जाइएगा कि किस किस के बेसिस पे आते जाएगा और किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास जो भी चीज़ होगा वो किसके बेसिस पे होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। प्रसारण प्रयास कम होती है। उपयोगी शक्ति कम होने के कारण इस सिग्नल को अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पुनरुत्पादन की तद्रुपता के कारण। और चौथा चीज़ को हम लोग देखते हैं, इसका चौथा कंटेंट किसके अनुसार होता है, ये चौथा चीज़ को हम लोग देखते हैं पुनरुत्पादन की तद्रुपता अर्थात विश्वसनीयता के अनुसार। पुनरुत्पादन की तद्रुपता अर्थात विश्वसनीयता के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग तीसरा नंबर में देखते हैं, पुनरुत्पादन की तद्रुपता अर्थात विश्वसनीयता उच्च नहीं होती है। उच्च नहीं होती है। उच्च तद्रुपता अभिग्रहण के लिए तद्रुपता अभिग्रहण के लिए श्रव्य आवृत्ति तरंगों की पुनरुत्पादन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होना चाहिए। इसके लिए बैंड चौड़ाई
40,000 हर्ट्ज 40,000 हर्ट्ज होनी चाहिए, हर्ट्ज होनी चाहिए। किंतु आयाम माडुलित संचार के आयाम माडुलित संचार में बैंड चौड़ाई केवल 20,000 रखी जाती है, 20,000 हर्ट्ज रखी जाती है, ताकि पास के रेडियो स्टेशन में ताकि पास के रेडियो स्टेशन के कारण गतिरोध उत्पन्न न हो, गतिरोध उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि प्रसारण प्रयास कम होती है, उपयोगी शक्ति कम होने के कारण इस सिग्नल को अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता। प्रसारण प्रयास कम होती है, उपयोगी शक्ति कम होने के कारण इस सिग्नल को अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता। प्रसारण प्रयास कम होती है, उपयोगी शक्ति कम होने के कारण इस सिग्नल को अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता। प्रसारण प्रयास कम होती है, उपयोगी शक्ति कम होने के कारण इस सिग्नल को अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता। प्रसारण प्रयास कम होती है, उपयोगी शक्ति कम होने के कारण इस सिग्नल को अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता। प्रसारण प्रयास कम होती है, उपयोगी शक्ति कम होने के कारण इस सिग्नल को अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता। जब हम लोग इसको पुनरुत्पादन के लिए देखते हैं और प्रसारण प्रयास के लिए देखते हैं तो ये दोनों किस किस तरीके से उपयोगी होता है भाई, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। तो प्रसारण प्रयास कम होती है, उपयोगी शक्ति कम होने के कारण इस सिग्नल को अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता, अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता। तो प्रसारण प्रयास कम होती है, उपयोगी शक्ति कम होने के कारण इस सिग्नल को अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता। और चौथा नंबर क्या होता है, पुनरुत्पादन की तद्रुपता के अनुसार। पुनरुत्पादन की तद्रुपता के अनुसार ये विश्वसनीयता इसकी क्या होती है, उच्च नहीं होती है भाई, इसकी विश्वसनीयता क्या होती है, उच्च नहीं होती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं कि उच्च तद्रुपता अभिग्रहण के लिए उच्च तद्रुपता अभिग्रहण के लिए श्रव्य आवृत्ति तरंगों की पुनरुत्पादन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, पुनरुत्पादन की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए। इसके लिए बैंड चौड़ाई 40,000 हर्ट्ज होनी चाहिए। इसके लिए बैंड चौड़ाई 40,000 हर्ट्ज होनी चाहिए। किंतु आयाम माडुलित संचार में बैंड चौड़ाई केवल 20,000 हर्ट्ज तक रखी जाती है। बैंड चौड़ाई केवल 20,000 हर्ट्ज तक रखी जाती है, ताकि पास के रेडियो स्टेशन के कारण गतिरोध उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो प्रसारण प्रयास कम होती है, उपयोगी शक्ति कम होने के कारण इस सिग्नल को अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता। पुनरुत्पादन की तद्रुपता अर्थात विश्वसनीयता उच्च नहीं होती है। उच्च तद्रुपता अभिग्रहण के लिए श्रव्य आवृत्ति तरंगों के पुनरुत्पादन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए। इसके लिए बैंड चौड़ाई 40,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए, किंतु आयाम माडुलित संचार में बैंड चौड़ाई केवल 20,000 हर्ट्ज तक रखी जाती है, ताकि पास के रेडियो स्टेशन के कारण गतिरोध उत्पन्न ना हो। तो प्रसारण प्रयास कम होती है, उपयोगी शक्ति कम होने के कारण इस सिग्नल को अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता है। पुनरुत्पादन की तद्रुपता अर्थात विश्वसनीयता उच्च नहीं होती है। उच्च तद्रुपता अभिग्रहण के लिए श्रव्य आवृत्ति तरंगों की पुनरुत्पादन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए। इसके लिए
चाहिए बैंड चौड़ाई 40,000 हर्ट्ज होनी चाहिए, किंतु आयाम मॉड्यूलित संचार में बैंड चौड़ाई केवल 20,000 हर्ट्ज तक रखी जाती है ताकि पास के रेडियो स्टेशन के कारण कोई भी गतिरोध उत्पन्न ना हो। तो प्रसारण प्रयास कम होती है, उपयोगी शक्ति कम होने के कारण इस सिग्नल को अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता। प्रसारण प्रयास कम होती है, उपयोगी शक्ति कम होने के कारण, उपयोगी शक्ति कम होने के कारण, किसके शक्ति के कारण? उपयोगी शक्ति क्या होने के कारण भाई? उपयोगी शक्ति बहुत ही कम होने के कारण, उपयोगी शक्ति बहुत ही कम होने के कारण इस सिग्नल को अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता, इस दूरी को अधिक तक प्रसारित नहीं किया जा सकता। तो प्रसारण प्रयास कम होती है, उपयोगी शक्ति कम होने के कारण इस सिग्नल को अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता। पुनरुत्पादन की तद्रुपता अर्थात विश्वसनीयता उच्च नहीं होती है। उच्च तद्रुपता अभिग्रहण के लिए श्रव्य आवृत्ति तरंगों की पुनरुत्पादन 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए। इसके लिए बैंड चौड़ाई 40,000 हर्ट्ज होनी चाहिए, किंतु आयाम मॉड्यूलित संचार में बैंड चौड़ाई केवल 20,000 हर्ट्ज रखी जाती है ताकि पास के रेडियो स्टेशन के कारण कोई भी गतिरोध उत्पन्न ना हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि पुनरुत्पादन की तद्रुपता के बेस पे, तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई कि पुनरुत्पादन की तद्रुपता अर्थात विश्वसनीयता उच्च नहीं होती है। उच्च तद्रुपता अभिग्रहण के लिए श्रव्य आवृत्ति तरंगों की पुनरुत्पादन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के तक होनी चाहिए। इसके लिए बैंड चौड़ाई 40,000 हर्ट्ज होनी चाहिए, किंतु आयाम मॉड्यूलित संचार में, किंतु आयाम मॉड्यूलित संचार में हो जाएगा, ठीक है। किंतु आयाम किस में हो जाएगा? मॉड्यूलित संचार के बेस हो जाएगा, मॉड्यूलित संचार के बेस पे आपके पास आ जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को देखेंगे, तो इस कंटेंट के अनुसार आपके पास क्या क्या चीज़ आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई? सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से आपके पास जो भी चीज़ आएगा उस चीज़ के अनुसार आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर? कि इस कंटेंट के हिसाब से आपके पास क्या क्या चीज़ आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आपके पास ये चीज़ दिया गया कि प्रसारण प्रयास कम होती है, उपयोगी शक्ति कम होने के कारण इस सिग्नल को अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता। पुनरुत्पादन की तद्रुपता अर्थात विश्वसनीयता उच्च नहीं होती है। उच्च तद्रुपता अभिग्रहण के लिए श्रव्य आवृत्ति तरंगों की पुनरुत्पादन 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए। इसके लिए बैंड चौड़ाई 40,000 हर्ट्ज होनी चाहिए, किंतु आयाम मॉड्यूलित संचार में बैंड चौड़ाई केवल 20,000 हर्ट्ज रखी जाती है ताकि पास के रेडियो स्टेशन के कारण गतिरोध उत्पन्न ना हो। प्रसारण प्रयास कम होती है, उपयोगी शक्ति कम होने के कारण इस सिग्नल को अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता। पुनरुत्पादन की तद्रुपता अर्थात विश्वसनीयता उच्च नहीं होती है। उच्च तद्रुपता अभिग्रहण के लिए श्रव्य आवृत्ति तरंगों की पुनरुत्पादन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए। इसके लिए बैंड चौड़ाई 40,000 हर्ट्ज होनी चाहिए, किंतु आयाम मॉड्यूलित संचार में बैंड चौड़ाई केवल 20,000 हर्ट्ज रखी जाती है ताकि पास के रेडियो स्टेशन के कारण गतिरोध उत्पन्न ना हो। प्रसारण प्रयास कम होती है, उपयोगी शक्ति कम होने के कारण इस सिग्नल को अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता। पुनरुत्पादन की तद्रुपता अर्थात विश्वसनीयता उच्च नहीं होती है। उच्च तद्रुपता अभिग्रहण के लिए श्रव्य आवृत्ति तरंगों की पुनरुत्पादन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होना चाहिए। इसके लिए बैंड चौड़ाई 40,000 हर्ट्ज होनी चाहिए, किंतु आयाम मॉड्यूलित संचार में बैंड चौड़ाई केवल 20,000 हर्ट्ज रखी जाती है ताकि पास के रेडियो स्टेशन के कारण गतिरोध उत्पन्न ना हो। प्रसारण प्रयास कम होती है, उपयोगी शक्ति कम होने के कारण इस सिग्नल को अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता। पुनरुत्पादन की तद्रुपता अर्थात विश्वसनीयता उच्च नहीं होती है। उच्च तद्रुपता अभिग्रहण के लिए श्रव्य आवृत्ति तरंगों के पुनरुत्पादन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होना चाहिए। इसके लिए बैंड चौड़ाई 40,000 हर्ट्ज होनी चाहिए, किंतु आयाम मॉड्यूलित संचार में बैंड चौड़ाई केवल 20,000 हर्ट्ज तक रखी जाती है ताकि पास के रेडियो स्टेशन के कारण गतिरोध उत्पन्न न हो। तो प्रसारण प्रयास कम होती है, उपयोगी शक्ति कम होने के कारण इस सिग्नल को अधिक दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता। पुनरुत्पादन की तद्रुपता अर्थात विश्वसनीयता उच्च नहीं होती है। उच्च तद्रुपता विग्रहण के लिए श्रव्य आवृत्ति तरंगों के पुनरुत्पादन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए। इसके लिए बैंड चौड़ाई 40,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए, किंतु आयाम मॉड्यूलित संचार में बैंड चौड़ाई केवल 20,000 हर्ट्ज तक रखी जाती है ताकि पास के रेडियो स्टेशन के कारण कोई भी गतिरोध उत्पन्न ना हो। क्लियर? आवृत्ति मॉडुलन, फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। आवृत्ति मॉडुलन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखेंगे कि आवृत्ति मॉडुलन किसके बेसिस पे होगा, किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा, कहाँ से आता है भाई, क्यों बेसिस पे आता है, किस वजह से आता है, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से क्लियर करने वाले हैं। तो आवृत्ति मॉडुलेशन के बारे में हम लोग इस चीज को जानते हैं, आवृत्ति मॉडुलन के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। आवृत्ति
आवृत्ति मॉडुलन क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। शक्ति प्रबंधन, शक्ति प्रबंधक आवृत्ति मॉडुलन में, शक्ति प्रबंधक आवृत्ति मॉडुलन में, शक्ति प्रबंधक आवृत्ति मॉडुलन में वाहक तरंग की आवृत्ति, वाहक तरंग की आवृत्ति, वाहक तरंग की आवृत्ति मॉडुलक सिग्नल के ताक्षणिक मान, मॉडुलक सिग्नल के ताक्षणिक मान, मॉडुलक सिग्नल के ताक्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित होती है। वाहक तरंग की आवृत्ति उसके मॉडुलित मान से, उसके अमॉडुलित मान से जितनी मात्रा में परिवर्तित होती है, जितनी मात्रा में क्या होती है, परिवर्तित होती है, उसे विचलन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं भाई। तो यहाँ पर आवृत्ति मॉडुलन के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, आवृत्ति मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। शक्ति प्रबंधक आवृत्ति, शक्ति प्रबंधक आवृत्ति मॉडुलन में वाहक तरंग की आवृत्ति, वाहक तरंग की आवृत्ति, वाहक तरंग की आवृत्ति, आवृत्ति मॉडुलक सिग्नल के तात्क्षणिक मान के अनुसार, तात्क्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित होते रहती है, परिवर्तित होते रहती है, परिवर्तित होते रहती है। वाहक तरंग की आवृत्ति, वाहक तरंग की आवृत्ति उसके अमॉडुलित मान से, उसके अमॉडुलित मान से जितनी मात्रा में परिवर्तित होती है, जितनी मात्रा में परिवर्तित होती है, उसे विचलन कहते हैं, उसे विचलन कहते हैं। ठीक है, तो शक्ति प्रबंधक आवृत्ति मॉडुलन में वाहक तरंग की आवृत्ति मॉडुलक सिग्नल के ताक्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित होती है। वाहक तरंग की आवृत्ति उसके अवमॉडुलित मान से जितनी मात्रा में परिवर्तित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। अब देखते हैं वी मॉडुलन या संसूचन, डी मॉडुलेशन और डिक्टेशन के बेस पे हम लोग, डिक्टेशन के बेस पे देखते हैं वी मॉडुलन या संसूचन को हम लोग यहाँ से देखते हैं, वी मॉडुलन या संसूचन को देखते हैं यहाँ से हम लोग भाई कि वी मॉडुलन क्या होता है और संसूचन क्या होता है, वी मॉडुलन क्या होता है और संसूचन क्या होता है। वी मॉडुलन और संसूचन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि किस किस कंटेंट की कोडिंग होता है और किस किस के बेसिस पे होता है। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि किस किस कंटेंट के कोडिंग होगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के कोडिंग में आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि किस किस के बेसिस पे होते जाएगा और किस किस कंटेंट के कोडिंग में ये होते जाएगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के कोडिंग में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि किस किस के बेसिस पे आएगा, तो इसके लिए क्वेश्चन में जब आप लोगों के पास ये आता है कि संसूचन को ज़्यादा पूछता है भाई, वी मॉडुलन या संसूचन दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन जब भी क्वेश्चन के बेस में पूछता है तो इसको संसूचन के आधार पे आप लोग इसको मोस्टली पूछता है। ठीक है, कि संसूचन के बेस पे आपके पास क्या चीज़ होता है, किस कंटेंट के अनुसार होता है, किसके बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर वी मॉडुलेशन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, डी मॉडुलेशन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा और किस किस के बेसिस के अनुसार होगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में जब भी आप लोग इस चीज़ को जानेंगे कि ये किसके बेसिस पे होगा और किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा, तो इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ठीक है कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा और किस किस के बेसिस के अनुसार होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से कि ये किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा और किस किस के बेसिस में होते जाएगा। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आप लोग जब भी सॉल्व करेंगे तो ये दोनों चीज़ को देखिएगा कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होते हैं और किस किस के
बेसिस में होते हैं। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा और किस किस कंटेंट के बेसिस पे होगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास जो भी चीज़ आएगा वो किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस के बेसिस में आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। क्लियर? तो वायरलेस सिग्नल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानेंगे। किस सिग्नल के माध्यम से जानेंगे? वायरलेस सिग्नल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानेंगे। किसके माध्यम से जानेंगे? वायरलेस सिग्नल के माध्यम से। तो वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल, वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति, वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति, वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है। क्या होती है? अत्यधिक होती है। यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से, देखिए यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से अत्यधिक होती है। ठीक है? तो वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है। यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से क्या होती है? बाहर होती है। यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से क्या होती है भाई? बाहर होती है। तो यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से क्या होती है? बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन, इस आवृत्ति से टेलीफोन, इस आवृत्ति से टेलीफोन, इस आवृत्ति से टेलीफोन, इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के, इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते, डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते हैं भाई। देखिए डायफ्राम इसका कंपन नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कंपन नहीं कर सकते हैं, उसी कंटेंट के यहाँ पर बताया जा रहा है, ये कंपन नहीं कर सकते हैं। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति, अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को, अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से, उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। पृथक करना क्या हो जाता है भाई? आवश्यक हो जाता है। पृथक करना क्या हो जाता है भाई? आवश्यक हो जाता है। पृथक करना क्या हो जाता है भाई? आवश्यक हो जाता है। ये पृथक करना क्या हो जाता है भाई? पृथक करना, इसके अनुसार से हमारे पास क्या हो जाता है? ये आवश्यक हो जाता है। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास जो भी चीज़ आएगा वो इस कंटेंट के अनुसार से भी हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर? तो इस कंटेंट के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास जो भी चीज़ आएगा वो किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो वी मॉड्यूलन या संसूचन के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है, इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। पृथक करना क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। तो वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है, इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। पृथक करना क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है, इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है, इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते हैं। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है, इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते हैं। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है, इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते हैं। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। तो इस चीज़ को अगर हम लोग वी मॉड्यूलन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं भाई, वी मॉड्यूलन,
इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं वी मॉडुलन के बेस पे, हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं वी मॉडुलन या संसूचन के बेस पे। या कि क्या बोला जाता है, इस चीज़ को संसूचन बोला जाता है भाई, या फिर क्या बोला जाता है, संसूचन। ठीक है, इस चीज़ को क्या बोला जाता है, संसूचन भी बोला जाता है। ठीक है, तो वी मॉडुलन या संसूचन के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि वायरलेस सिग्नल, यहाँ से कि वायरलेस सिग्नल, क्लियर, वायरलेस सिग्नल या मॉडुलित वायरलेस सिग्नल या मॉडुलित सिग्नल की या मॉडुलित सिग्नल की आवृत्ति, मॉडुलित सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, अत्यधिक होती है। यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो वी मॉडुलन या संसूचन के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, वी मॉडुलन या किसके बेस पे देखते हैं, संसूचन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, कि वी मॉडुलन या संसूचन के बेस पे देखते हैं कि वायरलेस सिग्नल या मॉडुलित सिग्नल की आवृत्ति, वायरलेस सिग्नल या मॉडुलित सिग्नल की आवृत्ति क्या होती है, अत्यधिक होती है। वायरलेस सिग्नल या मॉडुलित सिग्नल की आवृत्ति क्या होती है, अत्यधिक होती है। वायरलेस सिग्नल या मॉडुलित सिग्नल की आवृत्ति क्या होती है, अत्यधिक होती है। क्लियर, तो वी मॉडुलन या संसूचन के बेस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि वी मॉडुलन या संसूचन वायरलेस सिग्नल या मॉडुलित सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। तो वी मॉडुलन या संसूचन के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को देखते हैं। तो वी मॉडुलन या संसूचन के बेस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि वायरलेस सिग्नल या मॉडुलित सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। वायरलेस सिग्नल या मॉडुलित सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना
आवश्यक हो जाता है। तो वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलर सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते, अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। तो वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलर सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते, अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। तो वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलर सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते हैं, अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो जब भी ये वी मॉड्यूलन के बेस पे आता है या संसूचन के बेस में आता है, तो ये सारी चीज़ को आप लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो अब मॉड्यूलर सिग्नल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, कि वी मॉड्यूलन या संसूचन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे कि वी मॉड्यूलन या संसूचन के बेस पे हमारे पास ये जो चीज़ होता है कि वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति जो होती है वह अत्यधिक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। श्रव्य सीमा जैसे कि हमारे पास जितनी भी हम लोग श्रव्य सीमा होती है, जो कि डेसिबल है कि हम लोग 10 से 15 डेसिबल के बीच में ये सुन सकते हैं, ये जो श्रवण की सीमा होती है क्षमता होती है, ठीक है, लेकिन इससे बाहर होती है, इस श्रव्य सीमा से क्या होती है, बाहर होती है। तो इस आवृत्ति के टेलीफोन को देखिए, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या फिर लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बाहर के अगर नहीं करेंगे तो यहाँ से इसकी जो टेलीफोन की अभिग्राही होती है, जो रिसीवर होती है, ये लाउड स्पीकर के जो होती है, ये यहाँ पर क्या होती है, कंपन नहीं कर सकती है, ये कंपन नहीं कर सकती है भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार हमारे पास ये जो चीज़ होती है, ये किस किस के बेसिस होते हैं, ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। तो वायरलेस के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ये किस किस कंटेंट के अनुसार से हो जाएगा, किस किस के बेसिस पे हो जाएगा। वी मॉड्यूलन या संसूचन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलर सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते, अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। तो वी मॉड्यूलन या संसूचन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या होगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा, किस किस के बेसिस पे होगा, इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास इस चीज़ को देखते हैं, किस किस से कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या होगा, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या होगा, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में देखते हैं, क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा, किस किस के बेसिस पे होगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। वी मॉड्यूलन या संसूचन के बेस पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलर सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते, अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से क्या करते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा। तो वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलर सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते, अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है, क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा, किस किस के बेसिस पे होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलर सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते, अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता
जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किस किस कंटेंट के हिसाब से होगा, इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है। चलिए तो इस कंटेंट के हिसाब से देखते हैं। चलिए तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो वी मॉड्यूलन या संसूचन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा, किस किस के बेसिस पे होगा। तो वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर का डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। तो वी मॉड्यूलन या संसूचन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। डी मॉड्यूलेशन और डिटेशन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। डी मॉड्यूलेशन और डिटेशन के बेस पे हम लोग जब इस चीज को देखते हैं तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आता है, डी मॉड्यूलेशन और डिटेशन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। तो वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति
तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। तो वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। इसको हम लोग यहाँ से क्या कर नहीं सकते, कंपन नहीं कर सकते भाई। तो ये कंपन के बेस पे नहीं हो जाएगा, ये किस कंटेंट के हिसाब से होगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के हिसाब से होगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर? तो चलिए उस चीज़ को हम लोग यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं मॉड्यूलेट सिग्नल से। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं मॉड्यूलेट सिग्नल से मॉडुलक सिग्नल, मॉड्यूलेट सिग्नल से मॉडुलक सिग्नल और वाहक सिग्नल को यहाँ से देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो मॉड्यूलेट सिग्नल से मॉडुलेट सिग्नल से मॉडुलक सिग्नल और वाहक सिग्नल को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विमाडुलन कहते हैं। अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विमाडुलन कहते हैं। इसे संसूचन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संसूचन भी कहते हैं। इस चीज़ को भी तो अभी मैं बताया हूँ भाई। और इस प्रक्रिया हेतु प्रयुक्त परिपथ को विमाडुलक या संसूचक कहते हैं। विमाडुलक या संसूचक कहते हैं। तो मॉड्यूलेट सिग्नल से मॉडुलक सिग्नल और वाहक सिग्नल को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विमाडुलन कहते हैं। इसे संसूचन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संसूचन भी कहते हैं। ठीक है, तो वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। मॉड्यूलेट सिग्नल से मॉडुलक सिग्नल और वाहक सिग्नल को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विमाडुलन कहते हैं। इसे संसूचन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया हेतु प्रयुक्त परिपथ को विमाडुलक या संसूचक कहते हैं। इस प्रक्रिया हेतु प्रयुक्त परिपथ को विमाडुलक या संसूचक कहते हैं। इस प्रक्रिया हेतु प्रयुक्त परिपथ को विमाडुलक या संसूचक कहते हैं। मॉड्यूलेट सिग्नल से मॉडुलक सिग्नल, 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 मॉड्यूलेट सिग्नल से मॉडुलक सिग्नल और वाहक सिग्नल को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विमाडुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? विमाडुलन कहते हैं। इसे संसूचन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया हेतु प्रयुक्त परिपथ को विमाडुलक या संसूचक कहते हैं। तो मॉड्यूलेट सिग्नल से मॉडुलक सिग्नल और वाहक सिग्नल को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विमाडुलन कहते हैं। इसे संसूचन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया हेतु प्रयुक्त परिपथ को विमाडुलक या संसूचक कहते हैं। वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते हैं। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। तो वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। तो वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। तो मॉड्यूलेट सिग्नल से मॉडुलक सिग्नल और वाहक सिग्नल को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विमाडुलन कहते हैं। इसे संसूचन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया हेतु प्रयुक्त परिपथ को विमाडुलक या संसूचक कहते हैं। तो वायरलेस सिग्नल या मॉड्यूलेट सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है, यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। मॉड्यूलेट सिग्नल से मॉडुलक सिग्नल और
वाहक सिग्नल को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विमाडुलन कहते हैं। इसे संसूचन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया हेतु प्रयुक्त परिपथ को विमाडुलक या संसूचक कहते हैं। तो माडुलित सिग्नल से माडुलक सिग्नल और वाहक सिग्नल को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विमाडुलन कहते हैं। इसे संसूचन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया हेतु प्रयुक्त परिपथ को विमाडुलक या संसूचक कहते हैं। तो वायरलेस सिग्नल या माडुलित सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है। यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। तो माडुलित सिग्नल से माडुलक सिग्नल और वाहक सिग्नल को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विमाडुलन कहते हैं। इसे संसूचन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया हेतु प्रयुक्त परिपथ को विमाडुलक या संसूचक कहते हैं। तो वायरलेस सिग्नल या माडुलित सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है। यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते हैं। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। माडुलित सिग्नल से माडुलक सिग्नल, माडुलित सिग्नल से माडुलक सिग्नल, माडुलित सिग्नल से माडुलक सिग्नल के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, क्लियर, इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि वायरलेस सिग्नल या माडुलित सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है। यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना आवश्यक हो जाता है। तो वायरलेस सिग्नल के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो जो चीज़ आएगा वो किस किस के बेसिस पे आएगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस के बेसिस में आते जाएगा। क्लियर। तो वायरलेस सिग्नल या माडुलित सिग्नल की आवृत्ति क्या होती है, अत्यधिक होती है भाई। क्या होती है, अत्यधिक होती है। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को जानेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस में आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि यहाँ से हमारे पास किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस के बेसिस में आते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि वायरलेस सिग्नल या माडुलित सिग्नल की आवृत्ति अत्यधिक होती है। यह आवृत्ति श्रव्य सीमा से बाहर होती है। इस आवृत्ति से टेलीफोन अभिग्राही या लाउड स्पीकर के डायफ्राम कंपन नहीं कर सकते। अतः मूल संदेश सिग्नल या श्रव्य आवृत्ति तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली वाहक तरंगों से पृथक करना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। एंटीना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटीना से यहाँ से आप लोगों का बहुत ही क्वेश्चन आता है भाई। एंटीना से ही आप लोगों का यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन जो आता है यहीं से आता है। ठीक है। तो एंटीना के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, एंटीना के माध्यम से हमारे पास ये क्या क्या कंटेंट होता है और किस किस के बेसिस पे होता है, ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई कि एंटीना के माध्यम से ये कौन कौन सी चीज़ होती है, किस किस के बेसिस पे होती है। तो एंटीना के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, एंटीना एक धात्वीय संरचना होती है। एंटीना एक धात्वीय संरचना होती है। एंटीना एक धात्वीय संरचना होती है जो किसी विद्युत चुंबकीय सिग्नल को प्रेषित एवं अभिगृहित करने में उपयोगी होता है। क्या होता है, उपयोगी होता है। तो एंटीना एक धात्वीय संरचना होती है जो किसी विद्युत चुंबकीय सिग्नल को प्रेषित एवं अभिगृहित करने में उपयोगी होती है। एंटीना एक धात्वीय संरचना होती है। ठीक है। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि एंटीना एक धात्वीय संरचना होती है जो किसी विद्युत चुंबकीय सिग्नल को प्रेषित एवं अभिगृहित करने में उपयोगी होता है। क्लियर। तो एंटीना एक धात्वीय संरचना होती है। एंटीना क्या होती है भाई, तो एंटीना क्या होती है, धात्वीय संरचना होती है। एंटीना क्या होती है भाई, तो एंटीना एक धात्वीय संरचना होती है जो किसी विद्युत चुंबकीय सिग्नल को प्रेषित एवं अभिगृहित करने में उपयोगी होती है। संचार व्यवस्था में एंटीना की मुख्य भूमिका होती है। संचार व्यवस्था में एंटीना की मुख्य भूमिका होती है। संचार व्यवस्था में एंटीना की मुख्य भूमिका होती है। संचार व्यवस्था में एंटीना की मुख्य भूमिका होती है। यह प्रायः एक तार से, अगर इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस में, कि यह प्रायः एक तार से यह कई तार के समूह होता है। यह कई तार का क्या होता है, समूह होता है भाई। यह कई तार का क्या होता है, समूह होता है। क्लियर। तो एंटीना के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं कि एंटीना एक धात्वीय संरचना होती है जो किसी विद्युत चुंबकीय सिग्नल को, एंटीना एक
धात्वीय संरचना होती है जो किसी विद्युत चुंबकीय सिग्नल को प्रेषित एवं अभिगृहित करने में उपयोगी होती है। संचार व्यवस्था में एंटीना की मुख्य भूमिका होती है। यह प्रायः एक तार या कई तार का समूह होता है। यह प्रायः एक तार या कई तार का क्या होता है, समूह होता है। तो एंटीना के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि एंटीना एक धात्वीय संरचना होती है जो किसी विद्युत चुंबकीय सिग्नल को प्रेषित एवं अभिगृहित करने में उपयोगी होता है। संचार व्यवस्था में एंटीना की मुख्य भूमिका होती है। यह प्रायः एक तार या कई तार का समूह होता है जो उच्च आवृत्ति की एसी धारा को विद्युत चुंबकीय विकिरण में परिवर्तित करता है। क्लियर। तो एंटीना के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है, किस किस के बेसिस में होता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं कि एंटीना एक धात्वीय संरचना होती है। एंटीना एक धात्वीय संरचना होती है। एंटीना एक धात्वीय संरचना होती है जो किसी विद्युत चुंबकीय सिग्नल को प्रेषित एवं अभिगृहित करने में उपयोगी होती है। ठीक है। तो एंटीना एक धात्वीय संरचना होती है जो किसी विद्युत चुंबकीय सिग्नल को प्रेषित एवं अभिगृहित करने में उपयोगी होता है। संचार व्यवस्था में एंटीना की मुख्य भूमिका होती है। यह प्रायः एक तार या कई तार का समूह होता है जो उच्च आवृत्ति की, जो यहाँ से क्या लेती है भाई, उच्च आवृत्ति लेती है ना, जो यहाँ से आप लोगों की क्या होती है, उच्च आवृत्ति के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यह उच्च आवृत्ति के माध्यम से होती है। जो यह उच्च आवृत्ति की एसी धारा को विद्युत धारा में, एसी धारा को मतलब ये जो आप लोगों का अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट करंट होता है। क्या होता है, अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट क्या होता है भाई, करंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं। अल्टरनेट करंट को क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं। जो उच्च आवृत्ति की एसी धारा को विद्युत चुंबकीय विकिरण में, विद्युत चुंबकीय विकिरण में परिवर्तित करता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण में परिवर्तित करता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण में क्या करता है, परिवर्तित करता है। क्लियर। तो एंटीना एक धात्वीय संरचना होती है। एंटीना क्या होती है, एंटीना एक धात्वीय संरचना होती है जो किसी विद्युत चुंबकीय सिग्नल को प्रेषित एवं अभिगृहित करने में उपयोगी होता है। संचार व्यवस्था में एंटीना की मुख्य भूमिका होती है। यह प्रायः एक तार या कई तार का समूह होता है जो उच्च आवृत्ति के एसी धारा को, जो उच्च आवृत्ति की एसी धारा को विद्युत चुंबकीय विकिरण में, विद्युत चुंबकीय विकिरण में परिवर्तित करता है। अथवा इस चीज को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण को, विद्युत चुंबकीय विकिरण को, विद्युत चुंबकीय विकिरण को उच्च आवृत्ति, विद्युत चुंबकीय विकिरण को उच्च आवृत्ति के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं। ठीक है। विद्युत चुंबकीय विकिरण को उच्च आवृत्ति को एसी धारा में, उच्च आवृत्ति को एसी धारा में रूपांतरित करता है। किसमें रूपांतरित करता है, तो एसी धारा में रूपांतरित करता है। एंटीना के प्रकार, एंटीना के प्रकार यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एंटीना के प्रकार देखेंगे तो यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, द्विध्रुवी एंटीना और डिश एंटीना। जो हम लोग डिश एंटीना का यूज करते हैं ना भाई, दो प्रकार की होती है। तो एंटीना एक धात्वीय संरचना होती है जो किसी विद्युत चुंबकीय सिग्नल को, जो किसी विद्युत चुंबकीय सिग्नल को प्रेषित एवं अभिगृहित करने में उपयोगी होता है। एंटीना एक धात्वीय संरचना होती है जो किसी विद्युत चुंबकीय सिग्नल को प्रेषित एवं अभिगृहित करने में उपयोगी होता है। संचार व्यवस्था में एंटीना की मुख्य भूमिका होती है। यह प्रायः एक तार या कई तार का समूह होता है जो उच्च आवृत्ति के एसी धारा को विद्युत चुंबकीय विकिरण में परिवर्तित करता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण को उच्च आवृत्ति की एसी धारा में रूपांतरित करता है। एंटीना के प्रकार यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो एंटीना एक धात्वीय संरचना होती है जो किसी विद्युत चुंबकीय सिग्नल को प्रेषित एवं अभिगृहित करने में उपयोगी होती है। संचार व्यवस्था में एंटीना की मुख्य भूमिका होती है। यह प्रायः एक तार या कई तार का समूह होता है जो उच्च आवृत्ति के एसी धारा को विद्युत चुंबकीय विकिरणों में परिवर्तित करता है अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उच्च आवृत्ति की एसी धारा में रूपांतरित करता है। एंटीना के प्रकार के माध्यम से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं भाई। तो एंटीना एक धात्वीय संरचना की होती है जो किसी विद्युत चुंबकीय सिग्नल को प्रेषित एवं अभिगृहित करने में उपयोगी होता है। संचार व्यवस्था में एंटीना की मुख्य भूमिका रहती है। यह प्रायः एक तार से होती है। तो पहला देखते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द्विध्रुवी एंटीना और दूसरा होता है डिश एंटीना। पहला क्या होता है, द्विध्रुवी एंटीना, दूसरा होता है डिश एंटीना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई द्विध्रुवी एंटीना, द्विध्रुवी एंटीना लिख देता हूँ। और दूसरा क्या होता है, द्विध्रुवी एंटीना होता है। और दूसरा आप लोगों का क्या होता है भाई, दूसरा आप लोगों का होता है डिश एंटीना। दूसरा क्या होता है आप लोगों का, डिश एंटीना। दूसरा क्या होता है आप लोगों का, डिश एंटीना। क्लियर। दूसरा क्या होता है आप लोगों का, डिश एंटीना होता है। ठीक है। तो एंटीना एक धात्वीय संरचना होती है जो किसी विद्युत चुंबकीय सिग्नल को प्रेषित एवं अभिगृहित करने में उपयोगी होता है। एंटीना एक धात्वीय संरचना होती है जो किसी विद्युत चुंबकीय सिग्नल को प्रेषित एवं अभिगृहित करने में उपयोगी होती है। संचार व्यवस्था में एंटीना का मुख्य भूमिका होती है। यह प्रायः एक तार या कई तार का समूह होता है जो उच्च आवृत्ति की एसी धारा को विद्युत चुंबकीय विकिरण में परिवर्तित करता है अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण को उच्च आवृत्ति की एसी धारा में
रूपांतरित करता है। एंटीना के प्रकार यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला द्विध्रुवी एंटीना होता है। पहला क्या होता है? द्विध्रुवी एंटीना होता है। पहला क्या होता है? द्विध्रुवी एंटीना होता है। और दूसरा क्या होता है? डिश एंटीना होता है। पहला द्विध्रुवी एंटीना होता है और दूसरा क्या होता है? डिश एंटीना होता है। पहला क्या होता है? द्विध्रुवी एंटीना होता है और दूसरा क्या होता है? डिश एंटीना होता है। तो पहला यहाँ पर डिश एंटीना होता है एक, और दूसरा होता है द्विध्रुवी एंटीना होता है। क्लियर? तो एंटीना एक धात्विक संरचना की होती है। एंटीना एक धात्विक संरचना होती है जो किसी विद्युत चुंबकीय सिग्नल को प्रेषित एवं अभिगृहित करने में उपयोगी होता है। संचार व्यवस्था में एंटीना का मुख्य भूमिका होती है। यह प्रायः एक तार या कई तार का समूह होता है जो उच्च आवृत्ति के एसी धारा को विद्युत चुंबकीय विकिरण में परिवर्तित करता है अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण को उच्च आवृत्ति की एसी धारा में रूपांतरित करता है। एंटीना के प्रकार यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एंटीना के प्रकार देखेंगे तो यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, द्विध्रुवी एंटीना और डिश एंटीना। पहला होता है द्विध्रुवी एंटीना, दूसरा होता है डिश एंटीना। पहला होता है द्विध्रुवी एंटीना, दूसरा होता है डिश एंटीना। द्विध्रुवी एंटीना के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं कि द्विध्रुवी एंटीना रेडियो तरंग के प्रेषण में उपयोगी होता है। रेडियो तरंग के प्रेषण में क्या होता है? उपयोगी होता है। यह रेडियो तरंग के प्रेषण में क्या होता है भाई? उपयोगी होता है। यह रेडियो तरंग के प्रेषण में क्या होता है? उपयोगी होता है। तो द्विध्रुवी एंटीना क्या होता है भाई? तो रेडियो तरंग के प्रेषण में यह उपयोगी होता है। और दूसरा जब हम लोग इस चीज को देखते हैं डिश एंटीना के रूप में, किसके रूप में देखते हैं? डिश एंटीना के रूप में, तो इसमें एक परवलयाकार प्रवर्तक होता है। इसमें एक परवलयाकार प्रवर्तक होता है और इसकी सहायता से किसी विशिष्ट दिशा में सिग्नल प्रेषित कर सकते हैं। यह दिशीय एंटीना होता है। यह क्या होता है? दिशीय एंटीना होता है। जो डिश एंटीना का नाम से स्पष्ट है कि जो डिश एंटीना होता है इसमें एक परवलयाकार प्रवर्तक होता है और इसकी सहायता से किसी विशिष्ट दिशा में सिग्नल प्रेषित कर सकते हैं और यह देशीय एंटीना होता है। तो पहला द्विध्रुवी एंटीना होता है, दूसरा हमारे पास डिश एंटीना के माध्यम से होता है। ठीक है। एफएफ अभिग्राही के बेस में हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है कि अभिग्राही एंटीना विभिन्न सिग्नलों में से वांछित मॉड्यूलित सिग्नल को ग्रहण करता है तथा इसकी शक्ति में प्रवर्धक द्वारा वृद्धि की जाती है। इसके पश्चात आईएफ स्टेज से गुजारने पर वाहक तरंगों की उच्च आवृत्ति में कमी आ जाती है। अब इस निम्न आवृत्ति के सिग्नल को संसूचक में भेजते हैं जो मॉड्यूलित एवं मॉडुलक सिग्नल को अलग अलग कर देता है। चूंकि यह संसूचित सिग्नल कम शक्ति का होता है इसलिए इसे प्रवर्धित करने हेतु प्रवर्धक पर भेजते हैं जिससे प्राप्त निर्गत सिग्नल प्रयुक्त करने पर क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। तो एफएम अभिग्राही एंटीना विभिन्न सिग्नलों से वांछित मॉड्यूलित सिग्नल को ग्रहण कर लेता है जो कि इसकी शक्ति में प्रवर्धक द्वारा वृद्धि की जाती है। इसके पश्चात आईएफ स्टेज से गुजारने पर यह वाहक तरंगों की उच्च आवृत्ति में कमी आ जाती है। अब इस निम्न आवृत्ति के सिग्नल को संसूचक में भेजते हैं जो मॉड्यूलित एवं मॉडुलक सिग्नल को अलग अलग करता है। क्योंकि यह संसूचित सिग्नल कम शक्ति का होता है अतः इसे प्रवर्धित करने हेतु प्रवर्धक पर भेजते हैं जिससे प्राप्त निर्गत सिग्नल क्या हो जाता है? प्रयुक्त हो जाता है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग प्रकाशीय स्कैनर को देखते हैं, ऑप्टिकल स्कैनर को। तो फर्स्ट कंटेंट होता है ऑप्टिकल स्कैनर, प्रकाशीय स्कैनर। प्रकाशीय स्कैनर भेजे जाने वाले दस्तावेज को सफेद एवं काले धब्बों के रूप में स्कैन करता है और जब दस्तावेज पर एक तीव्र प्रकाश स्रोत से प्रकाश डाला जाता है तो जिस भाग में स्याही होती है उस भाग से कम प्रकाश परावर्तित होता है तथा जिस भाग में स्याही नहीं होती है उस भाग में अधिक प्रकाश परावर्तित होता है। इस प्रकार प्रकाश स्रोत को या मूल दस्तावेज को चलाकर मूल दस्तावेज या प्रकाशित सिग्नल क्या कर लिया जाता है? प्राप्त कर लिया जाता है। तो प्रकाशीय स्कैनर भेजे जाने वाले दस्तावेज को सफेद एवं काले धब्बों के रूप में स्कैन करता है। जब दस्तावेज पर एक तीव्र प्रकाश स्रोत से प्रकाश डाला जाता है तो जिस भाग में स्याही होता है उस भाग से कम प्रकाश पर परावर्तित होता है तथा जिस भाग में स्याही नहीं होती उस भाग में अधिक प्रकाश परावर्तित होता है। इस प्रकार प्रकाश स्रोत को मूल दस्तावेज या दस्तावेज को चला करके हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं? प्रकाशीय स्कैनर के रूप में हम लोग इस चीज को क्लियर कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो मॉडेम के बेस पे देखते हैं। मॉडेम के बेस पे हमारे पास क्या होता है? मॉडेम क्या होता है? मॉडेम को पूछता है भाई कि 1 नंबर का क्वेश्चन है और 2 नंबर के क्वेश्चन भी आता है मॉडेम क्या होता है वो इसके। ठीक है। तो मॉडेम के बेस पे हम लोग इस चीज को देखेंगे तो क्या हो जाएगा? मॉडेम के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास मॉडेम मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर के योग का संक्षिप्त साथ होता है। ठीक है। जो मॉडेम होता है हमारे पास क्या होता है भाई? मॉडेम जो होता है हमारे पास जो मॉडेम होता है उसे मॉडेम कहते हैं। ठीक है। मॉडेम और डी मॉड्यूलेटर के योग का संक्षिप्त साथ होता है उसे मॉडेम कहते हैं। इसका उपयोग सामान्यतः 2 डिजिटल संसाधनों जैसे कम उपयोग का ब्लॉक आरेख प्रदर्शित करता है इसके रूप में किया जाता है। तो मॉडेम मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर के योग का संक्षिप्त साथ
होता है उसे मॉडेम कहते हैं। इसका उपयोग सामान्यतः 2 डिजिटल संसाधनों जैसे कम उपयोग का ब्लॉक आरेख के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये था आज का हमारा कंटेंट। इसके आगे के कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर को हम लोग इस मॉडेम पे फिनिश करते हैं। इसका आगे का वीडियो लेक्चर है, जो आगे का कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं।